हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को हिंदी हब में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपकी हिंदी टीचर। तो जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि हम हिंदी को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। तो जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने पत्र लेखन का वीडियो देखा, अब आज हम जानेंगे निबंध लेखन। ठीक है, निबंध लेखन क्या होता है, निबंध लेखन की विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में निबंध लेखन आता है। एक शब्द दिया होगा, शब्द सीमा दी गई होगी कि आपको इन शब्दों में एक अच्छे से निबंध को लिखना है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें कैसे अपने निबंध को प्रभावशाली बनाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर निबंध होता क्या है। तो निबंध लेखन, निबंध गद्य की वह विधा है। अब यहाँ पे एक शब्द आया गद्य, तो आप लोगों को पता होगा कहानी, एकांकी, नाटक, इनको ये आते हैं गद्य विधा की श्रेणी में, और कविताएं दो हैं, ये आते हैं आपके काव्य की श्रेणी में। ठीक है, तो निबंध गद्य की वह विधा है जिसमें जो निबंधकार मतलब कि जो निबंध लिख रहा है, जिसमें निबंधकार किसी भी विषय को अपने व्यक्तित्व का अंग बनाकर स्वतंत्र रूप से अपनी लेखनी चलाता है। इसका मतलब है कि यह गद्य की वो विधा है जिसमें जो निबंध लिख रहा है वह अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अपनी कलम में अपनी लेखनी बनाता है। मतलब कि वो अपने विचारों को, किसी भी विषय पे उसके कोई जो विचार है तो स्वतंत्र रूप से उन विचारों को लिखता है। निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, निधन बंध, जिसका अर्थ है भली भांति कसा हुआ या बंधा हुआ। तो निबंध शब्द का अर्थ होता है भली भांति बंधा हुआ या कसा हुआ। मतलब कि शब्दों को क्रमानुसार व्यवस्थित ढंग से एक अपनी लेखनी बनाना, वो आपका निबंध कहलाएगा। चलिए अब जानते हैं निबंध की विशेषताएं क्या क्या हैं और आखिर क्यों हमसे निबंध लिखने को कहा जाता है। तो निबंध की विशेषताएं, निबंध में भाषा विषय के अनुरूप भाषा होनी चाहिए। तो जब कोई भी आप निबंध लिखें, अगर आपको एग्जाम में कहा जाए कि मान लो विज्ञान के चमत्कार पर एक निबंध लिखिए, तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने निबंध में उसी भाषा का, विज्ञान से संबंधित भाषा का ही प्रयोग करें। फिर है निबंध लिखते समय वर्तनी की शुद्धता तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। याद रखना हमेशा कि जब भी आप निबंध लिख रहे हैं तो आप निबंध को शुद्ध वर्तनी, मतलब कि शुद्ध उसका उच्चारण, उसका जो वर्तनी हो वो शुद्ध हो। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाना है या फिर कहाँ पर आपको अल्प विराम लगाना है। तो निबंध लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। फिर है निबंध में वर्णित विचार एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए। निबंध में आपको ऐसा लिखना चाहिए कि शुरुआत में आपने अपनी प्रस्तावना में जो लिखा है, आप अपने आगे के भागने वाले भागों में भी उसी से संबंधित लिखें। आपको ऐसा नहीं करना है कि कहीं आपने लिख लिया विज्ञान और फिर आप नीचे आगे प्रदूषण के बारे में। नहीं, आपने जो अपना विषय चुना है उस विषय पर ही आपको क्रमबद्ध तरीके से, क्रमानुसार, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। निबंध में विषय संबंधी सभी पत्रों पर चर्चा करनी चाहिए। अब इसमें कहा है कि अगर आप कोई निबंध लिख रहे हैं तो आपको उसमें निबंध में उसके बारे में सब कुछ लिखना चाहिए। मान लो आप गांधी जी के बारे में लिख रहे हैं तो आपको गांधी जी का जन्म, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से उन्होंने ली, ये भी लिखना है। और आपको उनके जीवन के विभिन्न पक्ष दर्शाने हैं अपने निबंध में कि किस तरह से गांधी जी का शुरू से लेके उनके लास्ट तक जो भी उनके जीवन शैली थी वो आपको उस निबंध में लिखना ही लिखना है। अब है सारांश में उन सभी बातों को शामिल किया जाना चाहिए जिनका वर्णन पहले हो चुका हो। तो निबंध के लास्ट में हम लोग निबंध का उपसंहार लिखते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कंक्लूजन कहते हैं। तो जब हम निबंध का उपसंहार लिखते हैं तो हमें उपसंहार में वही लिखना है, वही संक्षिप्त रूप से लिखना है जिसको हम अपने पहले के निबंध में विस्तार पूर्वक लिख चुके हैं। अंत में उसको संक्षेप में उन्हीं पॉइंट को लिखना है। फिर है
यदि निबंध लेखन में शब्द सीमा दी गई हो तो उसका अवश्य ध्यान रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको निबंध में दिया गया हो कि आपको सिर्फ 300 से 400 शब्दों के मध्य ही 300 से 400 शब्द के अंदर ही आपको निबंध लिखना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप निबंध उसी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए लिखें। अब आ रहा है आपका निबंध के निम्नलिखित प्रमुख तत्व। तो हमें याद रखना है कि निबंध लिखते समय हमें किन किन तत्वों का ध्यान रखना है। विषय प्रतिपादन, भाव तत्व, भाषा शैली, स्वच्छंदता और संक्षिप्तता। तो विषय प्रतिपादन मतलब कि उसका है कि किसी विषय को बहुत अच्छे से समझकर तर्कपूर्ण तरीके से दूसरों को समझाना, मतलब कि जो आपका निबंध पढ़ रहा है तो उसको तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बातों को उसके समक्ष रखना। अब आता है आपका भाव तत्व। तो याद रखना है कि आप निबंध में किस भाव तत्व को प्राथमिकता दे रहे हैं। अपने भावों के, अपने विचारों का जो समावेश है आपको अपने निबंध में वही सब लिखना है। अब आ गया आपका भाषा शैली। तो हमेशा निबंध की भाषा शैली बहुत ही सरल और सहज होनी चाहिए। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए और साथ ही साथ पूर्ण विराम और अल्प विराम का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ आपका वाक्य में पूर्ण विराम लगना है, मतलब कहाँ आपका वो वाक्य, आपका सेंटेंस का एंड हो रहा है और कहाँ आप उसके साथ एक अन्य वाक्य को, एक नए सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अब आता है आपका स्वच्छंदता। स्वच्छंदता मतलब कि आपकी अपनी बातों को आप आपके जो विचार है उनको स्वतंत्र रूप से आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा कि आपको इसमें क्या लिखना है, क्या लिखना। आपके जो भी विचार हैं आपको उसको स्वतंत्र रूप से आप उसको लिख सकते हैं। फिर आता है संक्षिप्तता। और एक बात याद रखना कि जब भी आप कभी निबंध लिख रहे हैं तो निबंध में आपको बहुत सारी बातों को संक्षिप्त रूप में भी लिखना है। जैसे मान लो अगर आपको निबंध लिखने को कहा जाए 300 से 400 शब्दों का और आपने उस पर बहुत सारी ऐसी बातें लिख दी जो कि व्यर्थ हैं, जो अनर्गल हैं, तो आपको अपनी संक्षिप्तता का ध्यान रखना है कि निबंध आपका संक्षिप्त हो और आपने उस संक्षिप्त निबंध में भी बहुत सी प्रभावपूर्ण बातों को लिखा हुआ हो। अपने विचार, आपके उस विषय को लेकर जो भी विचार हैं आपने उसमें अपने विचारों को अभिव्यक्त किया हो। तो ये आपके निबंध के भाव तत्व हैं। अब आता है निबंध के अंग। अब निबंध के अंग भी आपको जानना जरूरी है कि आखिर आप अपने निबंध में किन किन अंगों को लिख रहे हैं। तो आपको सबसे पहले निबंध में लिखना है भूमिका, मतलब कि जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं या जिसको हम परिचय भी कहते हैं। तो याद रखना है कि आपको निबंध में सबसे पहले उसका परिचय देना है, उसकी प्रस्तावना देनी है। मान लो आपने विज्ञान के चमत्कार के ऊपर कोई निबंध लिखा, अब आपको प्रस्तावना में आपको वो उस चीज़ का, विज्ञान का परिचय देना है कि विज्ञान क्या है और विज्ञान किस तरीके से आज इतना सक्षम होता जा रहा है, आज विज्ञान के चमत्कार आज कितने प्रभावशाली हैं। तो आपको सबसे पहले उस विषय का परिचय देना आवश्यक है। अब आ रहा है आपका विस्तार। फिर आपको विस्तार से बताना है कि आखिर आपने विज्ञान के चमत्कार पे जो भी लिखा उसके क्या क्या लाभ हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके कुछ तो दुष्परिणाम भी होंगे। तो आपको अपने निबंध में उसके दुष्परिणाम भी आपको लिखने हैं, उनका भी उल्लेख करना है। अब आता है आपका उपसंहार। तो उपसंहार का मतलब है यही है कि आपने अपने पूरे निबंध में जिन बातों का उल्लेख किया है उनको आप संक्षिप्त रूप में उपसंहार में बताएं। मान लो कि आपने जल के अनुशासन के महत्व के बारे में एक निबंध लिखा है, तो आपको उसमें पूरा निबंध लिखा। पहले आपको अनुशासन के महत्व का परिचय देना है कि अनुशासन क्या होता है, अनुशासन बताना है। फिर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के महत्व को बताना है। फिर अनुशासन से होने वाले लाभ के बारे में आपको बताना है और अंत में आपको लिखना है उपसंहार। उपसंहार में आपको वही सब पॉइंट टू पॉइंट बताना है जो आपने अपने पूरे निबंध में लिखा हुआ है। चलिए अब आते हैं निबंध के प्रकार पर। वैसे तो अगर जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो निबंध के 4 प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आज हम सिर्फ निबंध के 2 प्रकारों के बारे में ही जानेंगे।
तो निबंध मुख्य रूप से निबंध के 4 प्रकार माने गए हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ 2 के बारे में ही जानेंगे। 2 के बारे में अब विस्तार से आपके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन अभी विचारात्मक और भावात्मक निबंध याद रखना, निबंध के प्रकार 2 हैं, विचारात्मक और भावात्मक निबंध। अब विचारात्मक निबंध क्या होता है ये जान लेते हैं। वो निबंध जहां पर विचारों को प्रधानता दिया गया हो वहां आपका विचारात्मक निबंध होगा, और भावात्मक निबंध वो निबंध जहां पर आपके भावों को प्रधानता दी गई हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि ये प्रधानता, तो प्रधानता शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझना कि अगर कहा जाए कि विचारात्मक मतलब जहां आपके बुद्धि का, आपका विवेक का प्रयोग कर आपके मन में जो विचार आए हैं जहां पर उनका समावेश होता है, जिस निबंध को आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके जिसको अपनी लेखनी बना रहे हैं, वहां होगा आपका विचारात्मक निबंध। ठीक है, अब आ रहा है आपका भावात्मक निबंध। तो भावात्मक निबंध जहां पर अपने अपने हृदय के भाव को, अपने मन के भावों को अपनी लेखनी में उकेरा है, वहां होगा आपका भावात्मक निबंध। याद रखना, विचारात्मक मतलब जहां आपने अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से लिखा है, वो होगा आपका विचारात्मक। भावात्मक जहां पर अपने जिस जगह आपने अपने भावों की को प्रधानता दी है, आपके हृदय में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आपने उनको आधार बनाकर, उन भावों को आधार बनाकर जो लेखन किया है, जो लेखनी लिखी हुई है, वो आपका आएगा भावात्मक निबंध की श्रेणी में। ठीक है, चलिए अब हमें ये भी जानना है कि निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का प्रयोग करना है। तो निबंध लिखते समय प्रश्न पत्र में दिए गए सबसे पहले तो शब्दों की सीमा का ध्यान रखना है कि अगर 300 से 400 शब्द कहे गए हैं तो उतने शब्द में ही आपको एक प्रभावपूर्ण निबंध लिखना है। भाषा की शुद्धता का ध्यान रखें तथा विराम चिन्हों का भी यथास्थान प्रयोग करें। ठीक है, निबंध लेखन में मौलिकता होनी जरूरत है। आपको निबंध में कुछ भी अनर्गल नहीं लिखना है। अब विषय के अनावश्यक विस्तार से बचें, और अगर आप किसी विषय पे निबंध लिख रहे हैं तो उसका अनावश्यक विस्तार भी आपको नहीं करना है। आपको पॉइंट टू पॉइंट क्रमानुसार क्रमबद्ध तरीके से ही अपना निबंध लिखना है। फिर आ रहा है आपका निबंध के प्रारंभ या अंत में किसी सूक्ति, उदाहरण, सुभाषित या काव्य पंक्ति के प्रयोग से निबंध आकर्षक बन जाता है। एक बात को ध्यान रखना, अगर आप कोई निबंध लिख रहे हैं और अगर आप उसके साथ साथ कोई उक्ति या कोई फिर उसके ऊपर जो कोई सुप्रसिद्ध युक्ति है या कोई काव्य पंक्ति है, तो अगर आप उसको भी लिखते हैं, उसको भी अपने निबंध में ऐड करते हैं, तो आपका निबंध बहुत ही अच्छा आकर्षक बन जाएगा। अब विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखें। आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से अपने निबंध में आपको विचारों की क्रमबद्धता रखनी है। मतलब कि पहले उसका परिचय का पे ध्यान देना है, फिर उससे होने वाली विशेषताएं, दुष्परिणाम। तो आपको याद रखना है कि आपके जो विचार हैं उनको आप बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से अपने निबंध में लिखें। आवश्यकता अनुसार मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग, और याद रखना आपको निबंध में आवश्यकता अनुसार अपने मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करना है। अब मुहावरे एवं लोकोक्तियों का काम होता है किसी बात को इस खूबसूरती से कहना कि सामने वाला आपकी बात को समझ भी जाए और साथ ही साथ आपकी बात से प्रभावित भी हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप अपने निबंध में मुहावरे और लोकोक्तियां लिखेंगे तो जो भी उस निबंध को पढ़ रहा है वो आपकी बात को समझेगा भी और आपकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो जाएगा। तो निबंध लिखते समय आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए आज हम जानेंगे इस थोड़ा सा और कि एपीजे अब्दुल कलाम पर अगर हमें निबंध लिखने आ जाए तो हम उसमें किन किन संकेत बिंदुओं का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे जिसपे हम उनका परिचय देंगे। फिर आता है शिक्षा दीक्षा, आपको बताना है कि उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम तक वो कैसे पहुँचे, उनका एक आम आदमी से लेकर उनके राष्ट्रपति बनने तक का जो सफ़र था उसका वर्णन करना है। फिर सादा जीवन उच्च विचार पर आपको ये भी बताना है कि किस तरीके से वो सादा जीवन और उच्च विचार के बारे में सोचते थे। ठीक है, फिर आपको इनका मिसाइल मैन के बारे में बताना है कि किस तरीके से
वो उनका जीवन मिसाइल मैन वो कैसे बने और उनमें ऐसी कौन सी खूबियाँ थी कि उन्हें आज मिसाइल मैन के नाम से जाने लगा। ठीक है, अब उनके सम्मान एवं अलंकरण पर भी कि उनको उनकी इन खूबियों के कारण, उनके इतने कार्यों के कारण उन्हें किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया। अब आता है अंत में उपसंहार। तो उपसंहार में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना है कि आपने ऊपर दिए गए अपने निबंध में क्या क्या बातें दर्शाई हैं। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं, अनुशासन की समस्या। अगर आप पर निबंध आ गया कि अनुशासन की समस्या पर 300 से 400 शब्दों में निबंध लिखिए, तो आपको प्रस्तावना देनी है, अनुशासन बताना है क्या होता है, छात्र और अनुशासन का संबंध आपस में क्या है ये बताना है कि किस तरीके से छात्र जीवन में अनुशासन जरूरी है। फिर अनुशासनहीनता के कारण क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं ये भी बताना है। अनुशासनहीनता मतलब जिसके जीवन में अनुशासन नहीं होता तो उसके जीवन पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये याद रखना है। उपसंहार बताना है, अनुशासन की आवश्यकता बतानी है और प्रकृति में अनुशासन का महत्व क्या है ये भी बताना है। अंत में समाधान और कुछ सुझाव भी देने हैं। और फिर ये उपसंहार जो आता है, उपसंहार हमेशा आपको अपने निबंध के अंत में लिखना होता है, जहां पर आपको बताना है कि आपने निबंध में क्या क्या लिखा, अनुशासन के बारे में आपने जो जो भी लिखा है उसको पॉइंट टू पॉइंट बताना है। चलिए, फिर देश के विकास में बेरोजगारी के बारे में अगर लिख रहे हैं तो आपको इन संकेत बिंदुओं का याद रखना है। ठीक है, प्रस्तावना, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के परिणाम, बेरोजगारी का अर्थ और उसके समाधान के उपाय, और साथ ही साथ फिर अंत में उपसंहार। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना निबंध लेखन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।